अरे जूही बेटा, आजा, इनसे मिल ले। ये हमारे पड़ोस में रहने आए हैं, दिलीप काका। और ये मेरी छोटी बेटी है काका, जूही। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। सब बढ़िया काका। इस तरह से जूही घर में आए पड़ोसी के साथ अच्छे से बात करने लगती है। उतने में वहां पर उसकी बड़ी बहन मिश्का आ जाती है। अरे मिश्का बेटा, आ गई तू ऑफिस से? बेटा इनसे मिल ले, ये हमारे नए पड़ोसी है और ये मेरी बड़ी बेटी मिश्का है। बैठ ना बेटा। लेकिन मिश्का मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिससे दिलीप को काफी बुरा लगता है। लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। शायद वो थक गई होगी ना, इसीलिए चली गई। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर दिलीप काका के जाने के बाद, मिश्का, तूने दिलीप काका से बात क्यों नहीं की? अरे कम से कम उन्हें नमस्ते तो कहती। माँ, आपको पता है ना, उसका बेटा वॉचमैन की नौकरी करता है और उसका घर तो हमारी रसोई जितना छोटा है। और आप ऐसे लोगों को हमारे घर में लेती ही क्यों हो? उनकी औकात भी नहीं है हमारे घर में आकर बैठने की। देख मिश्का, माना कि तू 4 पैसे कमाती है, तो इसका मतलब तो किसी की भी औकात निकालेगी क्या? रिश्ते पैसे या औकात देखकर नहीं बनाए जाते, समझी कि नहीं? इसीलिए आइंदा से जबान संभाल कर बात करना, नालायक कही की। मिश्का दरअसल एक बहुत ही बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर जॉब करती है, जिसके कारण उसकी तनख्वाह काफी ज्यादा होती है। लेकिन उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड होता है। वही उससे 3 साल छोटी बहन जूही मन की एकदम साफ होती है। फिर एक दिन, अरे वाह मिश्का बिटिया, नए फोन के लिए मुबारक हो। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया पापा। देखो ना, कितना सुंदर फोन है, पूरे 2 लाख रुपए का है। और 20 हफ्ते मेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैंने खुद को ही गिफ्ट दे दिया। हमें किसी और के गिफ्ट की उम्मीद ना रखकर हमेशा अपनी मेहनत के पैसों से ही खुद को गिफ्ट देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा दिया आपने, बधाई हो आपको। मिश्का बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरे पापा का फोन भी खराब हो चुका है, तो अपने लिए खरीदने की जगह तो उनके लिए खरीद लेती ना। एक बार तो अपने पापा के भी बारे में सोच लेती। ओफो माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। इस हफ्ते मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया है। और रही बात पापा को फोन देने की, तो वो तो मैं उन्हें कभी भी दे सकती हूँ ना। तू तो बस बोल बच्चन है, और तुझे तो बस अपनी ही चीजें दिखाई देती है, स्वार्थी कही की। अरे सुवर्णा, जाने दो ना, क्यों चिल्ला रही हो उसे? कुछ ही दिनों में मैं नया फोन लेने वाला हूँ। नहीं परेश, वो जहां पर गलत है वहां पर तो मैं उसे बोलूंगी ही ना। आप इसकी हरकतों को नहीं जानते हैं, ये बड़ी चालू लड़की है। अरे आप लोगों से तो मेरी खुशियां ही नहीं देखी जाती। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप लोगों के साथ मेरी खुशियां बांटती रहती हूँ। मिश्का गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दी, रुक जाओ दी। अरे क्या माँ, आप भी? आज दी के लिए कितना अच्छा दिन था और आपने तो उन्हें आज ही सुना दिया। और नहीं तो क्या। अरे आप दोनों चुप रहो, मैंने बिल्कुल सही किया है। ये लड़की है ही मनहूस, इसीलिए खुशियां भी इसके पास आकर वापस चली जाती है, क्योंकि ये उसके लायक ही नहीं है। अगले 2 दिन तक मिश्का गुस्सा ही रहती है। फिर उसका जन्मदिन आने पर उसकी नानी उससे मिलने आती है। जन्मदिन मुबारक हो मिश्का बेटा, जुग जुग जियो। शुक्रिया नानी। ये देख बेटा, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, खोलकर तो देख मिश्का। और क्या माँ, आप भी? आप तो बस अपनी नातिन के लिए ही तोहफे लाती हो, मुझे तो कुछ भी नहीं देती। अरे अब तेरा प्यार खत्म हो चुका है और अब मैं केवल अपनी नातिनों को ही लाड़ प्यार दूंगी। लेकिन जब मिश्का वो तोहफा खोलकर देखती है, तब उसका माथा फिर जाता है। अरे रे रे रे, ये सब क्या है नानी? अरे ये रास्ते से उठाए हुए कपड़े में नहीं पहनती,
इन्हें वापस लेकर जाओ। क्या नानी आप भी? क्या? और नहीं तो क्या नानी। अरे आप तो बस मुझे अपना आशीर्वाद ही दे दो, वही काफी है मेरे लिए। लेकिन प्लीज आइंदा से कुछ भी उठाकर मत देना मुझे। अरे हमारे ऑफिस की काम वाली बाई भी ऐसे कपड़े पहनने से पहले 100 बार सोचेगी। मिश्का की बातें सुनकर सुवर्णा को बहुत गुस्सा आता है और वो मिश्का को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। मिश्का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? लेकिन माँ, जो सही है मैंने वही कहा है। अपनी नौकरी के बलबूते इतना मत उड़। अगर इतना घमंड करेगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। अरे आपको किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैं तो दुनिया की सबसे ज्यादा खुश लड़की हूँ, क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ और जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन आज आपने ये हरकत करके मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है। अब हटिए, मुझे बाहर जाकर ही अपना जन्मदिन मनाना चाहिए था। हाँ तो जा ना, बदतमीज कही की। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये निर्लज पैदा हुई। जाने देना सुवर्णा, क्यों उसका अच्छा दिन बिगाड़ रही है तू? नहीं माँ, ऐसे कैसे जाने दूं? उसे आपके साथ उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और माँ, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे ना बेटा, ये तू क्या कर रही है? तूने अपनी माँ होने का फर्ज पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। अब उसकी बारी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बस अपनी बेटी को समझा दे, क्योंकि घमंड अंत में इंसान को चकनाचूर करके रख देता है। अरे माँ, मैं उस लड़की को 1000 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन वह समझती ही नहीं। दिन ब दिन उसका घमंड और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को बराबर की परवरिश दी है, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे ये मिश्का इतनी नालायक कैसे बन गई। सुवर्णा बहुत दुखी हो जाती है और वो मिश्का से बातचीत बंद कर देती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे जूही, हमारी कंपनी में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी शुरू हुई है, तू भी आ जाना। एक बार अगर सिलेक्ट हो गई तो मेरी कंपनी में काम करके तेरी बहुत तरक्की होगी। क्या? हाँ जूही। अरे कब तक उस मामूली से कंपनी में तो जॉब करती रहेगी? वो लोग तुझे सैलरी भी कितनी कम देते हैं, ऊपर से इतना सारा काम भी कराते हैं। छोड़ देना वो जॉब और आजा कल इंटरव्यू के लिए। मुझे ये सुझाव देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दी, लेकिन मैं अपनी कंपनी को इसे बीच में ही छोड़कर दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। ईमानदारी और भरोसा भी तो कुछ होता है ना। मेरी अचानक से जॉब छोड़ देने से मेरी कंपनी वालों को कितना नुकसान होगा। वक्त आने पर मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी, पर फिलहाल मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। सैलरी भले ही कम हो, लेकिन हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया ही सीखने मिलता है। हे भगवान, छोड़, तुझसे तो बात करना ही गुनाह है। बैठ तो ईमानदारी और भरोसा निभाते हुए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू हमेशा पीछे ही रहेगी और तेरे बाकी के दोस्त आगे निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दी। समय के साथ हर किसी की तरक्की होकर ही रहती है। बस हमें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। जूही की बातें सुनकर मिश्का का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में, ये ले जूही बेटा, आज मैंने तेरी पसंद के नूडल्स बनाए हैं। अरे वाह माँ, क्या बात है। लेकिन रुक जाओ, मैं अभिति को बुला कर लाती हूँ। उन्हें भी ये नूडल्स बहुत पसंद है। अरे तुझे उसे देना है तो देती रहे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली। जा रही हूँ अपने कमरे में। मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। लेकिन माँ, फिर सुवर्णा वहां से चली जाती है। ना जाने दी के स्वभाव में कब सुधार आएगा। उस दिन उन्होंने नानी को जो भी बोला वो बहुत गलत था। भगवान जी, प्लीज मेरी दी को सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सबके मन से उतरती जाएगी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें मंदिर जाती हैं। तभी मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़ा होता है। दीदी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो दीदी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। जी भैया,
ये लीजिए। धन्यवाद दीदी, भगवान आपका खूब भला करे। अरे दी, आप नहीं दोगे क्या इन्हें कुछ? अरे तूने मुझे क्या पागल समझ के रखा है क्या? मुझे तो इन जैसे भिखारियों से बहुत घिन आती है। और तू तो बेवकूफी है जो तूने इन्हें पैसे दे दिए। ओफो दी, ऐसे नहीं कहते हैं। और थोड़े पैसे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सबकी मदद करनी चाहिए और ढेर सारा पुण्य कमाना चाहिए। अरे जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता उसकी मदद तुम क्या करोगी? ये थोड़ी ना कोई अपाहिज है। हाथ पाव इसके अभी भी सही सलामत है, तो इसे कोई काम धंधा कर लेना चाहिए ना। छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ ही नहीं आएगा। और अब चलो यहाँ से। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मिश्का का प्रमोशन हो जाता है। जिस खुशी में वो घर पर सबके लिए मिठाई लेकर आती है। मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो पापा, मुंह मीठा करो। और माँ, अब तो गुस्सा थूक दो। और ये लो, मुंह मीठा करो अपना। बधाई हो बेटा। और ये ले जूही, तू भी खा ले। ये मिठाइयाँ मैंने शहर की सबसे महंगी मिठाई की दुकान से लाई है। बहुत खूब दी, ऐसे ही तरक्की करती रहो। अब प्रमोशन होने के बाद में मिश्का का घमंड पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब उसे लेने के लिए हर सुबह ऑफिस की ही कार आती है और वो हर जगह एकदम रुबाब में आती जाती है। ये ऊपर वाला भी ना बड़ा अजीब है। ये अच्छी बात है कि इसे ये तरक्की दे रहा है, लेकिन उसकी जगह अगर थोड़ी बहुत अकल भी दे दे तो बहुत अच्छा होता। गली की सारी औरतें मुझसे कहती रहती है कि आपकी बेटी तो हमें देखकर मुस्कुराती तक नहीं है। पता नहीं खुद को कौन से देश की प्रधानमंत्री समझती है। अरे माँ, आप क्यों इतनी चिंता करते हो? समय के साथ साथ दी के स्वभाव में भी बदलाव आ जाएगा। देखना आप, अब ये तो भगवान ही जाने। फिर एक रात काफी देर होने के कारण मिश्का चुपके से घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आती है। लेकिन तभी परेश और सुवर्णा वहीं पर बैठे होते हैं। अरे आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? और नहीं तो क्या। और ये सब क्या है मिश्का? रात के 2 बज रहे हैं और तू अब आ रही है? कब से तेरी राह देख रहे हैं हम। तेरा फोन भी बंद पड़ा है। अरे तू जानती भी है क्या कितने डर गए थे हम? निर्लज कहीं की। हाँ बेटा, इतनी देर तक तुम कहाँ पर थी? वो पापा, आज ऑफिस के बाद सबने अचानक से पार्टी करने का प्लान बना लिया और पार्टी में मजे करते करते कब वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने देखा कि 1 बज चुका है तब मैंने आप दोनों को बताने के लिए फोन निकाला भी था, लेकिन मेरा फोन तो उससे पहले ही बंद पड़ चुका था, इसीलिए मैं आप दोनों को नहीं बता पाई। माफ कर दीजिए माँ पापा। अरे लेकिन तू ऑफिस के ही पार्टी में गई थी, तो इस तरह चोरी छुपे घर आने की क्या जरूरत थी? अरे तू तो सामने के भी दरवाजे से आ सकती थी। हे भगवान, आप दोनों भी ना, सच में कितने सवाल करते हो। पहुंच गई ना मैं घर पर सही सलामत, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ओ बेवकूफ लड़की, तुझे पता भी है क्या पिछले 2 से 3 घंटों से हमारी हालत क्या हो गई थी? और बात करती है। आगे से सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुझे कहीं भी जाना हो तो पहले घर पर बताना होगा। अरे क्या माँ, आप भी? मैं कोई 10 साल की छोटी बच्ची थोड़ी ना हूं। मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, अच्छा खासा कमा भी लेती हूँ, तो अब ये सब चोचले करने की क्या जरूरत है? अरे पैसे कमाने लगी है इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो मन में आए वो करेगी। ज्यादा होशियार मत बन। अगर इस घर में रहना है तो सलीके से रहना होगा, समझी कि नहीं? मिश्का कुछ भी नहीं बोलती और अकड़ से अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, पता नहीं इसका क्या होगा। फिर एक दिन जब मिश्का कार में से ऑफिस जा रही होती है, तभी अचानक से कार का टायर पंक्चर हो जाता है। क्या? हाँ मैडम जी, अब 10 से 15 मिनट तक रुक जाइए।
तब तक मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आज तो बहुत ही जरूरी मीटिंग है और ऊपर से पूरा प्रेजेंटेशन मुझे ही देना है। और अगर मैं आज लेट हो गई तो बॉस बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उतने में मिश्का को उसके बॉस का मैसेज आता है। ओह नो, ये तो सर का ही मैसेज है। कहाँ रह गई मिश्का? क्लाइंट किसी भी वक्त आते होंगे। अगर तुम अगले 10 मिनट तक नहीं आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हे भगवान, आज तो मैं गई काम से। मिश्का आप बहुत घबरा जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शौर्य, आज हमारी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी है और तुम मुझे कहीं बाहर लेकर भी नहीं जा रहे। क्या यार तुम भी। रितिका, मैंने तुम्हें बाहर जाने से कब मना किया है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई है, इसीलिए हम 1 हफ्ते बाद जब मेरी सैलरी आ जाएगी तब चले जाएंगे बाहर, और वो भी तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में। तुम तो रहने ही दो, मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुनो तो मेरी बात। रितिका। रितिका वहां से रूठकर चली जाती है और ये सब दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ शौर्य का बड़ा भाई मिहिर सुन लेता है। अरे भैया, आप यहाँ पर? अभी तक दफ्तर नहीं गए क्या? अरे आज मुझे छुट्टी है छोटे, माफ करना, लेकिन मैं तेरे कमरे से गुजर रहा था और तभी मैंने रितिका और तेरी सारी बातें सुन ली। ये ले, ये पैसे रख ले। अरे नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे मैंने सुना कि तेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है, इसीलिए तू ये पैसे ले ले और रितिका के साथ बाहर खाना खाने चले जा। उसे ऐसे उदास मत होने दे। पर भैया छोटे, मैंने कह दिया ना, रख ले इसे। शुक्रिया भैया। फिर वो रितिका के साथ बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है। शौर्य को उसके भैया भाभी मिहिर और अमृता बहुत प्यार करते हैं। दोनों देवरानी और जेठानी में भी अच्छी बनती है। ऐसे ही एक दिन, अरे रितिका, तुम सुबह से काम कर रही हो, जाओ जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। अरे नहीं भाभी, मैंने सुबह से बहुत थोड़ा ही काम किया है, उल्टा आपने ही मेरे से ज्यादा काम किया है, तो आप ही जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं बचे हुए काम निपटा लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी देवरानी, ये सारे काम मैं निपटा लूंगी, तुम बेफिक्र रहो। अब जाओ। पता है भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो और मुझे आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही तो हूँ। फिर रितिका आराम करने चली जाती है। फिर एक दिन घर में रितिका की सहेली चंचल आती है। ये ले चंचल, तेरे लिए खास गर्मा गर्म चाय और पनीर के पकोड़े, अब इसे खा ले, तब तक मैं कपड़े सुखा देती हूँ। धूप निकली है ना, और आज बारिश आने की संभावना भी कम ही लग रही है। ठीक है रितिका। फिर रितिका कपड़े सुखाकर चंचल के साथ गप्पे लड़ाने लगती है। अरे रितिका, तू अकेली ही सारे काम क्यों कर रही है? और तेरी जेठानी कहाँ पर है? भाभी तो हॉस्पिटल गई है। अरे बाप रे, सब ठीक तो है ना तेरे घर पर? अरे हाँ बाबा, सब ठीक है। वो भाभी की सहेली को बेटी हुई है ना, इसीलिए वो उसे देखने गई है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन तू ध्यान रख बाबा, तुझे देखकर मुझे तो घबराहट ही हो रही है। क्यों भला? ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से बस तू कोई ना कोई काम ही करते जा रही है। पूरे आधे घंटे बाद आई है तू मेरे पास। ये जेठानियां सास से कम नहीं होती, अपनी देवरानियों को ही मुफ्त की नौकरानी बनाकर रख देती है। अरे रहती होगी ऐसी जेठानी, लेकिन मेरी भाभी तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो उल्टा मुझसे बहुत कम काम करवाती है, लेकिन आज वो बाहर गई है ना, इसीलिए मैं सारे काम कर रही हूँ। और वो तो बहुत दिलदार है। अरे रितिका, इतनी भोली मत बन। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मेरी चचेरी बहन के साथ भी ऐसे ही हुआ था।
उसकी जेठानी ने भी उसके साथ शुरू में काफी अच्छे से बर्ताव किया, लेकिन बाद में अपना असली रूप दिखा ही दिया। एक बार तो सास अच्छी बन सकती है, लेकिन जेठानियां तो बस पूछो ही मत। ऐसा भी होता है क्या? बाप रे, अच्छा हुआ चंचल जो तूने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मैं भी अपनी जेठानी की नौकरानी बन जाती। हाँ, वो तो है। वैसे कुछ भी हो, वैसे जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, लेकिन अपने जेठ जेठानी पर कभी भरोसा मत करना। हाँ चंचल, तूने बिल्कुल सही कहा। अब रितिका चंचल की बातों में आ जाती है और उसी के कारण वो पहले से कम काम करने लगती है। अरे रितिका, रात की रोटियां तो तुम बनाती हो ना, तो फिर अभी तक बनाई क्यों नहीं? 8 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में मिहिर और देवर जी आ जाएंगे। अरे भाभी, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आप ही बना दीजिए ना रोटियां। अच्छा ठीक है रितिका, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में अचानक से यह दर्द कैसे हो गया? लगता है वो नींद में मुड़ गया होगा, इसीलिए। बाप रे, 1 मिनट रुको। फिर अमृता उसके हाथ पर एक बाम लगाती है। अब इस बाम से तुम्हें रातों रात फर्क पड़ जाएगा, देखना तुम। धन्यवाद भाभी। अरे बात बात पर क्या धन्यवाद कहना, पगली कही की। अब तुम जाकर आराम करो, मैं रोटियां बना देती हूँ और रात में हल्दी वाला दूध भी दूंगी तुम्हें, उसे पी लेना। ठीक है भाभी। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। ये तो कितनी अच्छी बनती है, लेकिन मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। इनके मन में बहुत कपट भरा हुआ है। ये बस उस दिन के इंतजार में है जब मैं इनकी नौकरानी बनूंगी। लेकिन भाभी, मैं आपको अपने इस घिनौने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। रितिका अब आराम ही फरमाती है। लेकिन अगले दिन जब अमृता अचानक से उसके कमरे में आती है, तभी वह उसे सूजे हुए हाथ से अपनी अलमारी साफ करते हुए देख लेती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर? हाँ रितिका, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो सूजन है ना, तो फिर तुम ये अलमारी क्यों साफ कर रही हो? अरे नहीं भाभी, वो दर्द अब कल रात से बहुत कम हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ अलमारी ही साफ कर दूं। कपड़े बहुत बिखरे हुए थे ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी रितिका, दर्द कम हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से अपने हाथ का इस्तेमाल करके कोई काम करो। 2 दिन तक उसे पूरी तरह आराम दो। हाँ भाभी, समझ गई मैं। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। देवर जी और मिहिर तो चले गए हैं दफ्तर, और तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। शुक्रिया भाभी, लेकिन अब मेरी वजह से आपको घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। अरे नहीं रितिका, उसमें क्या होता है, बस 2 दिन की ही तो बात है, लेकिन तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। फिर रितिका चंचल को ये बात फोन करके बताती है। तभी मैंने तो नाटक ही किया है, अब वो ही 2 दिन तक सारे काम करेगी और मैं मस्त आराम करूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? तू बगैर नाटक किए भी उसके साथ बुरी तरह से पेश आ सकती है, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातों में मत आना तू। ठीक है चंचल, तेरी ये बात मैं ध्यान में रखूंगी। फिर 2 दिन बाद भी रितिका पहले से बहुत कम ही काम करती है। भाभी, मैं अपनी सहेली की जन्मदिन के पार्टी में जा रही हूँ। झाड़ू पोछा और आंगन की सफाई आप ही कर देना, ठीक है ना? चलो आती हूँ मैं। अरे पर रितिका उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है, और अब अमृता को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ है अमृता, तुम्हारे चेहरे पर बहुत थकान सी लग रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मिहिर, सब ठीक है। वो बस आजकल दिन रात घर के लगभग सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, बाकी कुछ नहीं। अरे अगर घर के सारे काम तुम ही करती हो, तो फिर रितिका क्या करती है? 2 दिन तो उसके हाथ में सूजन थी, इसीलिए मैंने ही उसे काम करने से मना किया था, लेकिन उसके बाद से तो वो बहुत ही कम काम करने लगी है। तो फिर तुम्हें उससे इस बारे में कहना चाहिए ना, इस तरह कैसे चलेगा?
आखिर वो भी इस घर की बहू है, तुम्हारी देवरानी है वो। अरे जाने दीजिए, अब मैं उससे क्या कहूँ? कुछ बोलूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी, और उसे भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। पर अमृता, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि घर के काम करते करते तुम्हारी हालत खराब ना हो जाए। अरे हम 4 ही तो रहते हैं, थोड़ी ना मुझे 10 लोगों का काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वो अभी नादान है, समझदार बनने पर वो भी घर के सारे काम करने लगेगी। ये सोचकर अमृता रितिका को कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक दिन, भाभी, ये ऑर्डर आया है, आपके नाम से है। हाँ रितिका, ये सूटकेस बैग है। वो हमारे पास जो बैग है ना, वो काफी पुरानी हो चुकी है, उसकी सारी चेन भी खराब हो चुकी है, और इसीलिए बार बार मोमबत्ती से घिसना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये नया सूटकेस मंगवाया है। अच्छा, लेकिन अचानक से ये बैग क्यों मंगवाई आपने? क्योंकि मिहिर को काफी लंबे समय के बाद ये छुट्टी मिली है, वो भी 1 हफ्ते की। वो कब से ट्राई कर रहा था इस छुट्टी के लिए, लेकिन मिल ही नहीं रही थी, और अब जाकर मिली है। इसीलिए हम दोनों अब घूमने जा रहे हैं। क्या? घूमने? वो भी 1 हफ्ते के लिए? हाँ रितिका। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। फिर रितिका ये बात भी चंचल को बताती है। क्या? वो दोनों घूमने जा रहे हैं? देख लिया रितिका, इतनी चालाक है तेरी जेठानी। इतने लंबे समय से उसने ये प्लान बना कर रखा होगा, लेकिन उसने तुझे नहीं बताया, और अब उसके जाने के बाद सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ ना चंचल, मुझे भी उसी बात की चिंता सता रही है। अगर घर में वो रहती है तो मुझे किसी काम की कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन उसके जाने के बाद पता नहीं मैं सारे काम कैसे करूंगी। अरे तू चिंता मत कर, और मेरी बात सुन। शौर्य से बोल दे अपने भैया से कुछ पैसे मांगने के लिए, वो भी किसी जरूरी काम के लिए। वो तेरी बात जरूर सुनेगा। हाँ, और उसके बाद तेरा जेठ अपने छोटे भाई को पैसे जरूर दे देगा, और जब वो दोनों घूमने चले जाएंगे तब तू उन पैसों से 1 हफ्ते के लिए कोई नौकरानी रख ले, जो तुझे तेरे सारे काम करके दे देगी। अरे वाह, क्या बात है चंचल, तू तो सच में एकदम शातिर दिमाग वाली है। आज तो मैं मान गई तुझे। फिर रितिका शौर्य को मिहिर से पैसे मांगने के लिए बोल देती है। क्या? नहीं रितिका, भैया मुझे पैसे देते ही रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे इस बात का गलत फायदा उठाऊं। ओफो शौर्य, मैं कोई गलत फायदा उठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे वाकई में पैसों की जरूरत है। मैंने शादी से पहले एक लड़की से पैसे लिए थे, और अब वो मुझसे पैसे मांग रही है, वो भी कल के कल ही। और अगर तुम भैया से पैसे नहीं ले सकते तो तुम्हारे ही पैसे दे दो मुझे। चलो निकालो 10,000 रुपए। अरे नहीं रितिका, मेरी सैलरी के आए हुए पैसे सारे खत्म होने को आए हैं। अब बस थोड़े ही पैसे बचे हुए हैं, और वो पैसे मुझे इस महीने के अंत तक चलाने हैं। अरे हर महीने तुम्हारी सैलरी का ही लोचा रहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें भैया से पैसे मांगने के लिए कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पति किसी काम का नहीं है। देखो शौर्य, मेरा दिमाग खराब मत करो, और जाकर अपने भैया से पैसे मांगो। लेकिन रितिका, अगर तुमने ये नहीं किया ना, तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। रितिका के इस बर्ताव के कारण शौर्य को मिहिर से झूठ बोलकर पैसे मांगने पड़ते हैं, और मिहिर भी फौरन शौर्य को पैसे दे देता है। और फिर जब अमृता और मिहिर घूमने जाते हैं, तभी रितिका नौकरानी से घर के सारे काम करवाती है। अब मुझे आराम मिल रहा है, क्योंकि नौकरानी घर का सारा काम कर रही है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं मिहिर उसे देख ना ले। अरे फिक्र मत कर यार, इस हफ्ते मिहिर को ऑफिस में ढेर सारा काम है, इसीलिए वो रात में लेट ही आएगा, और तब तक मैं इस नौकरानी को भेज भी दूंगी। और अगर उसे पता चल भी गया, तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैंने उसे अपने दबाव में जो रखा है। चलो अच्छा है, लेकिन अगर उसको भी ऑफिस से छुट्टी मिल पाती तो मैं भी उसके साथ चली जाती कहीं घूमने। हाँ ना यार, वो भी है।
रितिका और चंचल ऐसी ही बातचीत करते हैं और घूमकर आने के बाद अमृता की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और तभी घर में एक पूजा भी होने वाली होती है। रितिका, कल पूजा है जिसमें बहुत से लोगों का खाना बनाना होगा और तो और आश्रम में भी प्रसाद भेजना होगा और मेरी तबीयत अभी तक ठीक भी नहीं हुई है, तो तुम मेरी प्लीज मदद कर देना कल। माफ करना भाभी, लेकिन मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने बुलाया है। मैं आज रात में वहीं पर रहूंगी और कल सीधे दोपहर में पूजा के लिए आ जाऊंगी। अरे बाप रे, ऐसी बात है तो ठीक है रितिका, तुम चली जाओ। मैं जैसे तैसे देख लूंगी यहाँ पर कुछ ना कुछ। शुक्रिया भाभी। इतना कहकर रितिका चंचल के घर चली जाती है और रात भर वो वहीं पर रुकती है। मुझे तो लगा ही था कि पूजा के कामों में वो तुझसे मदद जरूर मांगेगी, इसीलिए मैंने तुझे ये नाटक करने के लिए बोल दिया। अब वो अकेली ही सारे काम करेगी और हम दोनों रात भर मस्त पार्टी करेंगे। हाँ चंचल, वह तो है। फिर अगली सुबह जब अमृता खाना बना रही होती है तभी, हे भगवान, लड्डू में तो घी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये डब्बा कहीं मिल ही नहीं रहा मुझे। शायद रितिका ने कहीं पर रख दिया होगा, उसे ही फोन करके पूछ लेती हूँ। फिर अमृता रितिका को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाती। इस कारण वो उसकी माँ को कॉल करती है और तभी उसे पता चलता है कि रितिका अपने मायके गई ही नहीं है। क्या? लेकिन अगर वो मायके नहीं गई है तो फिर कहाँ चली गई और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। श्यामा अपने छोटे बेटे समीर की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। समीर बेटा, तेरे लिए तो मैं एकदम संस्कारी और सुशील लड़की ढूंढूंगी। इस कांचन को अनिरुद्ध के गले में बांधकर तो मैं आज तक पछता रही हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई अच्छे गुण भी नहीं है। माँ जी। अरे क्या माँ जी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तेरा बहू होकर कोई फायदा नहीं है। एक बार मैं ये गलती कर बैठी हूँ, लेकिन दोबारा नहीं करूंगी। अरे माँ, आपके हिसाब से जो संस्कार है वो अलग है और आजकल के संस्कार बहुत अलग है। लड़कियां संस्कारी तो होती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसा आप सोच रही हो। अगर आप कहो कि आपकी बहू दिन के 24 घंटे बस पूजा ही करे, आपकी सेवा करती रहे, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि आजकल की लड़कियां काफी आगे जा चुकी है। अरे चुप कर तू, बड़ा आया मुझे संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाला। देखना तू, ये श्यामा चौबे अपने लिए एक संस्कारी बहू ला कर ही रहेगी। फिर खूब ढूंढने के बाद श्यामा अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद करती है, जिसका नाम मयूरा होता है। मयूरा अनाथ होती है और वो अपनी मामी ललिता के साथ रहती है। अरे वाह मयूरा, तुम्हारे हाथ का खाना तो बेहद लाजवाब है और तुम तो बातचीत करने में भी कितनी अच्छी हो। सच में सभी अच्छे गुणों से भरपूर हो तुम। धन्यवाद आंटी जी। ललिता बहन, मुझे तो आपकी मयूरा बहुत पसंद आई है। अगर आपको और मयूरा को कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम ये रिश्ता पक्का कर दे? मयूरा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ मामी जी, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तो फिर तय रहा। फिर श्यामा और ललिता मुंह मीठा करती है और शुभ मुहूर्त निकालकर मयूरा और समीर की धूमधाम से शादी होती है। ससुराल में आने के बाद क्या बात है मयूरा, सुबह सुबह जल्दी उठकर तूने पूजा भी कर दी और भोग प्रसाद भी चढ़ा दिया। जी माँ जी, मैं मायके में भी सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम निपटाती हूँ। और हाँ माँ जी, नाश्ता भी तैयार है। आज मैंने पूरी सब्जी और सूजी का हलवा बनाया है। बहुत खूब बहू। देख कांचन, अरे कुछ लाज शर्म होगी तो अपनी देवरानी से कुछ सीख ले। इतने साल हो गए तुझे इस घर में आए,
लेकिन कभी तूने इतनी जल्दी उठकर पूजा पाठ नहीं की। लेकिन आज मेरी गुनी और सुशील मयूरा बहू ने वो सब कर दिया जो इतने दिनों से मैं तुझे बता रही थी। माँ जी, आपको तो बस मेरी कमियां ही दिखाई देती है। अरे कभी तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दिया करो। अरे क्या अच्छाई करूं तेरी, कुछ काम तो करती नहीं है तू। अरे तेरे ऊपर तो पति संभालने की जिम्मेदारी भी नहीं है। अनिरुद्ध तो साल भर दूसरे देश में ही रहता है। अब चल, सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवा और जाकर अपनी देवरानी का काम में हाथ बटा। मयूरा अपनी अच्छी हरकतों से अब श्यामा के मन में जगह बनाने लगती है और ये देखकर कांचन को बहुत गुस्सा आता है। अरे जीजी, ये दाल ऐसे नहीं बनाते हैं। लाइए, मैं दिखाती हूँ आपको। तुम्हें क्या लगता है मयूरा कि मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? मुझे कुछ आता नहीं? हाँ? अरे नहीं जीजी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस आपको। अरे चुप कर और ज्यादा सयानी मत बन। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और मुझे तुमसे ज्यादा पता है और मैं तुमसे ज्यादा गुणवान हूँ। माँ जी ने तो बस मेरा नाम बदनाम करके रखा है और कुछ नहीं। तभी श्यामा वहां पर आती है। अरे कल मुझे जितनी ताकत तू ये फालतू की चपड़ चपड़ करने में लगाती है ना, उतनी ही अगर तूने इतने सालों में मेरा दिल जीतने में लगा दी होती तो आज यूं मैं तेरी बदनामी नहीं करती। तू तो है ही बदनामी के लायक। माँ जी, अब जाने दीजिए ना। नहीं मयूरा, ये कांचन एकदम नालायक है और तू, अगर मयूरा तुझे समझा रही है तो चुपचाप सुन लेना। उल्टा तुझे उसे 4 बातें सुनाने की क्या जरूरत है? जब देखो तब घमंड में ही रहती है। उससे अच्छा अपनी हैसियत में रह, वरना मैं तेरा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। और अगर तू इसकी जेठानी है तो मैं भी तेरी सास हूँ, समझी कि नहीं? इतना कहकर श्यामा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन श्यामा मयूरा को टीवी पर फिल्मी गाने सुनते हुए देख लेती है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। अरे माँ जी, आइए ना, बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। ये सब क्या है मयूरा? तू ये फालतू के फिल्मी गाने क्यों सुन रही है? मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू भी बाकियों की तरह ही निकली। क्या? अरे नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर बैठकर मटर छिल रही थी। अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ पर जीजी बैठी थी और वही ये गाने देख रही थी। मेरा तो टीवी पर कोई ध्यान नहीं था और मैं तो बस अपने काम में ही मगन थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, और तेरा इन गानों पर ध्यान भी नहीं गया। वाह, ये होते हैं असली संस्कार। वरना एक है वो तेरी जेठानी, उसने तो बस अपनी बेशरम हरकतों से नाक में दम करके रखा है। श्यामा कांचन से हर वक्त परेशान रहती है, वही दूसरी तरफ मयूरा उसका दिल जीतती जाती है। एक रोज, ये लीजिए कांचन भाभी, आपका दूध। अरे ये क्या लल्लू भैया, 1 लीटर दूध मांगा है, थोड़ा और दे दो। हम तो आपके कितने पुराने ग्राहक हैं। और भाभी, अरे चलिए ना लल्लू भैया, इतना भी क्या भाव खा रहे हो? चलो ठीक है, एक और गिलास देता हूँ। ये हुई ना बात। और बताइए, कैसी है भाभी जी? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी जी, आपकी कृपा से सब एकदम बढ़िया चल रहा है। चलो बढ़िया है। कांचन को दूध वाले के साथ बात करते हुए देखकर श्यामा का माथा फिर से गर्म हो जाता है। अरे निर्लज्ज औरत, 1000 बार कहा है मैंने तुझे कि पराये मर्दों के साथ गप्पे मत लड़ाया कर, लेकिन तू सुधरने वालों में से नहीं है। बेशरम कहीं की। माँ जी, मैंने तो बस लल्लू भैया का हालचाल पूछा, अब उतना भी मैं नहीं कर सकती क्या? अरे पर ये सब करने की क्या जरूरत है? आखिर वो लगता कौन है तेरा? उससे दूध ले और दरवाजा बंद कर दे। लेकिन नहीं, जब तक तू अपने ससुराल की इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दे
तब तक तेरा खाना हजम ही नहीं होता। क्यों? सही कहा ना मैंने? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। ऐसी कोई बात नहीं तो कैसी बात है? जब देखो तब बकवास करती रहती है। अगर आइंदा से किसी आदमी के साथ खीकी खूकू या गपशप करती हुई दिखाई दी तो मैं तेरा मार मार कर भरता बना दूंगी। अरे ये तेरी देवरानी को देख, इतनी चुप रहती है, अपने काम से काम रखती है और जरूरत हो उतना ही बोलती है। मयूरा के जैसे 1% भी बन जा, तब मानूंगी मैं तुझे। इतना कहकर श्यामा वहां से चली जाती है। ये माँ जी भी ना, जब देखो तब उस मयूरा के तारीफों के पुल ही बांधती रहती है और मेरी उसके साथ तुलना करती रहती है। इसकी बातें सुन सुन के तो मैं थक गई हूँ। जब से मेरी ये देवरानी आई है तब से तो इसने मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। फिर एक दिन जब कांचन घर की सफाई कर रही होती है तभी उसे मयूरा के कमरे में से एक बैग मिलती है जिसमें छोटे कपड़े होते हैं और वो देखकर कांचन हैरान रह जाती है। ओ तेरी, तो ये है माँ जी की सर्वगुण संपन्न और सुशील बहू। इसके पास तो छोटे कपड़े भी है। ये तो एकदम चालाक निकली। खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। रुक जा, अभी जाकर माँ जी को दिखाती हूँ कि उनकी ये सुशील बहू कितने अभद्र कपड़े पहनती है। फिर कांचन श्यामा के पास जाकर उसे वो छोटे कपड़े दिखाती है और उन्हें देखकर श्यामा चौंक जाती है। मयूरा, ये सब क्या है? तेरे कमरे में इतने अभद्र और छोटे कपड़े कैसे मिले? तू भी ऐसे कपड़े पहनती है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये कपड़े मेरे नहीं हैं। मेरा विश्वास कीजिए। झूठ मत बोल मयूरा। सफाई करते समय कांचन को ये कपड़े तेरे कमरे में से मिले। हाँ मयूरा, अब तो सच बोल दो और कितनी अच्छाई की मूरत बनोगी। बंद करो अपना ये ढोंग। जी, माना कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन उन सब का गुस्सा आप मुझ पर इस तरह से मत निकालिए। और माँ जी, जीजी झूठ बोल रही है। ये कपड़े इन्हीं के हैं और आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि जीजी कभी कभार ऐसे कपड़े पहनती है। क्या? नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, ये कपड़े मेरे नहीं हैं। ये मयूरा आपसे झूठ बोल रही है। नहीं माँ जी, आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरी इतनी तारीफ करती हो और ये बातें जीजी को सहन नहीं होती, इसीलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रही है और मुझे आपकी नजर में गिराने की कोशिश कर रही है। आपके मन में इतना छल कपट होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था जीजी। कांचन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? माँ जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये झूठ बोल रही है। ये इसी के कपड़े हैं और अभी आपको गुमराह कर रही है। अरे मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ जो तू मुझे बेवकूफ बना सके। और मयूरा की बातें सुनकर तो मुझे भी अब यही लग रहा है कि तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तू इस बेचारी को मेरी नजर में गिरा सके, गलत और बेशर्म साबित कर सके। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में, आपकी कसम। अरे चुप कर, मेरी झूठी कसम मत खा। मुझे मारने के पीछे क्यों तुली हुई है तू? करमजली कही की। और मयूरा, बहू तू जा और जाकर अपना काम कर। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकती और इतने घटिया और असभ्य कपड़े केवल ये कांचन ही पहन सकती है, लेकिन तू नहीं। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। लेकिन माँ जी, ये झूठ बोल रही है। कांचन की बात कोई नहीं सुनता और श्यामा और मयूरा वहां से चली जाती है और कांचन गुस्से से आग बुबुला होती है। मैंने तो कोई चाल भी नहीं चली, जो सच था वही कहा माँ जी से, लेकिन फिर भी मैं ही उनकी नजरों में गलत साबित हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो इतने छोटे कपड़े इस संस्कारी मयूरा के कमरे में क्या कर रहे थे? और अगर ये इतनी अच्छाई की मूरत बनी फिरती है तो इसने अपने आसपास ऐसे अभद्र कपड़े क्यों रखे? फिर एक रात लाख कोशिशों के बाद भी श्यामा को नींद नहीं आती
तभी वो उठकर छत पर खुली हवा खाने के लिए जाती है और वो वहां पर मयूरा को फोन पर बात करते हुए देख लेती है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। हाँ बाबा, सच में। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय। फोन रखने के बाद मयूरा जब देखती है तब सामने श्यामा खड़ी होती है। माँ जी, आप यहाँ पर? अरे इतनी रात गए फोन पर किससे बतिया रही थी? हाँ, वो माँ जी, वो तो मैं। अरे मैं तो वो तो क्या लगा के रखा है, बता जल्दी। वो मेरी सहेली का फोन था माँ जी, और वो कह रही थी कि मेरे साथ शॉपिंग पर चल, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगी। लेकिन असल में तो मैं वहां पर जाऊंगी ही नहीं, और मैं उसका फोन भी नहीं उठाऊंगी। अगर मैं उसे अभी मना करती तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती, इसीलिए हाँ बोलकर मैंने उसे चुप करा दिया। लेकिन मयूरा, तू एक अच्छे और इज्जत वाले घराने की बहू है, और अच्छे घराने की बहू है, इतनी रात गए ऐसे फोन पर बातें नहीं करती। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, वही बेहतर रहेगा। अब चलो, जल्दी से सो जा, काफी रात हो चुकी है। जी माँ जी। फिर अचानक से एक दिन कांचन अपने फोन पर मयूरा का डांस वीडियो देखती है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुका है, और वो उसमें एक फिल्मी गाने पर आदमियों के सामने नाच रही है। हे भगवान, ये क्या मयूरा, तुम्हारा वीडियो तो रातों रात काफी वायरल हो गया है। पूरे 1 मिलियन व्यूज आए हैं इस पर। ये कहाँ पर नाचने गई थी तू? बाप रे, माँ जी, आपकी ये संस्कारी बहू की बेशरम हरकतें देखिए। क्या? फिर कांचन वो वीडियो श्यामा और समीर को दिखाती है, और वो दोनों भी दंग रह जाते हैं। ये सब क्या है मयूरा? ये हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब आगे मयूरा के साथ क्या होगा जानने के लिए इसका अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।